राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही हो। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें हमने आरबीसी में कौन से टाइप की रिएक्शंस होती है, ऑक्सीजन कैसे बाहर निकलता है, CO2 को कैसे एब्जॉर्ब करता है हीमोग्लोबिन, ये सारी चीज़ें, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पार्ट 2, जिसमें हम हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे। फिर एक कर्व होता है, सिमगॉइड कर्व, ओके, वो पढ़ेंगे। फिर राइट हैंड शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट हैंड शिफ्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ बातें हम देखेंगे। ठीक, सबसे पहले हमें क्या पता है, तो सबसे पहली चीज़, हीमोग्लोबिन कहाँ पे फाउंड होता है, तो फाउंड इन आरबीसी। ओके, क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए हमें हीमोग्लोबिन पढ़ना है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए। ओके, अब अगर मैं बात करूं, तो जो नॉर्मल अमाउंट है, नॉर्मल अमाउंट किसका, तो एचबी का कितना होता है, तो होता है 12 to 16 ग्राम। ठीक है, ये पढ़ा है हमने ऑलरेडी 100 ml ब्लड में। ओके, ठीक है, तो 1 ग्राम एचबी में कितना ऑक्सीजन होता है, तो होता है 1.34, ठीक है, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो अगर मैं बीच में की कोई वैल्यू ले लूँ, सपोज 15 ग्राम एचबी में कितना होगा, 1.34 इंटू 15, दैट इज नियरली अबाउट 20 ml ऑफ ब्लड, सॉरी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ओके, 20 ml होगा। ओके, तो फिर 100 ml ब्लड में कितना होगा, तो 20, क्योंकि 100 में तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में 20 ml है, तो 100 ml ब्लड में भी 20 ml ऑफ ऑक्सीजन होगा। वॉट माई पॉइंट, इतना समझा सबको। चलो, नॉर्मल चीज़ें थी जो हमें मैंने आपको बताई। अब देखो, एक तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट करके यूज होता है हीमोग्लोबिन का, डिसोसिएशन होता है, एसोसिएशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ, ये पता है हमें। उसके साथ साथ हमने देखा था कि ये एक्ट एज अ बफर, क्या करता है, एज अ बफर भी एक्ट होता है। कब, देखो, हमने देखा था H2O और CO2 कंबाइन होकर बनाता है H2CO3 बाइकार्बोनेट एसिड्स, और वो बाइकार्बोनेट एसिड फर्दर डिवाइड होता है H पॉजिटिव आयन में, ओके, और HCO3 नेगेटिव आयन में, बाइकार्बोनेट आयन में। तो ये जो H पॉजिटिव आयन वहाँ पे बना था, इस H पॉजिटिव आयन से ये Hb कंबाइन होकर बनाता है HHb। ओके, क्योंकि H पॉजिटिव आयन अगर वैसे ही रहने दे तो वो एसिडिटी बढ़ता है ब्लड की। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्ट एज अ बफर। ठीक है, अब और एक चीज़ बताऊँ आपको, तो जो, चलो नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। देखो, ये है हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कर्व। डिसोसिएशन कर्व मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो रहे हैं। कहाँ अलग अलग होते हैं, जब हम टिश्यू के पास पहुँचते हैं तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ओके, देखो, सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल को 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अटैच होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन अटैच है उस पर डिपेंड करता है सैचुरेशन। यहाँ पे ये वर्ड दिख रहा है आपको, सैचुरेशन। तो सैचुरेशन किस पे डिपेंड करता है, कितने मॉलिक्यूल अटैच है वो हीमोग्लोबिन को। अगर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल प्लस हीमोग्लोबिन होगा तो 100% सैचुरेशन होगा। ठीक है, ठीक है? अगर 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और हीमोग्लोबिन होगा तो 75% होगा। 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हीमोग्लोबिन होगा तो कितना होगा, 50%। और अगर 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और हीमोग्लोबिन है तो होगा 25%। ओके, तो ये है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन कोई नई बात नहीं है,
हीमोग्लोबिन के साथ कितने मॉलिक्यूल अटैच है ऑक्सीजन के, इसे कहते हैं सैचुरेशन। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे 100 है सैचुरेशन, तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, 4 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, उसके बाद 75% कहाँ पे आएगा, 60 70 और इसके थोड़ा सा आगे ऐसे, यहाँ पे 3 हो गए 75% पे। फिर क्या है, 50% है, मतलब ये लाइन, यहाँ पे कितने हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए ऑक्सीजन के। उसके बाद है 25%, मतलब इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो गए, तो यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल हो। ठीक है, तो सैचुरेशन और प्रेशर का कॉम्बिनेशन कैसे होता है पता है आपको, समझा। सैचुरेशन 100% होगा तो 4 मॉलिक्यूल, 75% होगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 50% होगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और 25% होगा तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। समझा, इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि टिश्यू से रिलेटेड क्या होता है। ओके, इसके पहले मैं एक बता दूं आपको, देखो जब 100 सैचुरेशन होगा तो आप देखेंगे ग्राफ, तो ये ग्राफ यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे कहीं तो भी अटैच होता है। और अगर इसको आप नीचे से खींचेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी 98। ओके, तो प्रेशर कितना होगा, mm/Hg, 98 mm/Hg। कब 98 कब होगा, जब 100 सैचुरेशन होगा, 100% सैचुरेशन होगा। तो ऐसे ही जब 75% सैचुरेशन होगा तो कितना होगा, अगर आप देखेंगे इसको ऐसे खींचेंगे यहाँ पे, तो ये एग्जैक्ट 40 के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे 40 होगा प्रेशर। ओके, अगर मैं उसकी बात की 50% की बात करूँ तो 50% कहाँ है, यहाँ पे, तो ये दोनों जगह यहाँ पे मिल रही है। तो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ तो नियरली अबाउट 25 to 30 आ जाएगा प्रेशर। और अगर मैं 25% की बात करूँ तो ये नियरली अबाउट यहाँ पे कुछ तो भी 15 to 20 आ जाएगा प्रेशर। ओके, इतना समझा। चलो, अब हम बात करते हैं जैसे जैसे डिसोसिएशन का आगे बढ़ता है वैसे वैसे टिश्यू के पास ऑक्सीजन क्वांटिटी कितनी जाती है, ये हमें बात करना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 100% सैचुरेशन की। ठीक है, 100% सैचुरेशन की। अब 100% सैचुरेशन है मतलब कितना ml ऑक्सीजन होगा, 20 ml ऑक्सीजन होगा, 100% सैचुरेशन। ये 100% सैचुरेशन होता है लंग्स में, क्या होता है, लंग्स में। ओके, अब ये तो होगा पहला पॉइंट, 100% सैचुरेशन होता है लंग्स। सेकंड बात करूं मैं तो 75% सैचुरेशन। देखो, अब सैचुरेशन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, डिसोसिएशन बढ़ रहा है। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग होते हैं, और हमने पढ़ा है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग कहाँ कहाँ होते हैं, तो जब आरबीसी टिश्यू के पास पहुंचता है, राइट, यही पढ़ा था हमने। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मेरे पास स्लाइड होगी, ये देखो हमने यहाँ पे आरबीसी में पढ़ा था कि ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आके देखो ये एरो डिनोट कर रहा है कि ये बाहर में आके मिक्स हो जाएगा टिश्यू के साथ। तो जहाँ पे टिश्यू है वहाँ पे ये डिसोसिएशन हो रहा है। ओके, डिसोसिएशन कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है। ओके, तो फिर 75% सैचुरेशन तो हो गया, तो इस 75 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा दो जगह, एक तो ब्लड के पास कुछ ना कुछ बचा रहेगा ऑक्सीजन, और एक टिश्यू के पास चला जाएगा। ठीक है, अब 75% सैचुरेशन है मतलब 75%, 20 ml का 75% ब्लड के पास है। ठीक है, सैचुरेशन मतलब जो ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसे सैचुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो फिर 20 ml का 75% कितना होता है, 3/4, 3/4 मतलब 15, तो यहाँ पे 15 ml के पास होगा और 5 ml टिश्यू को मिल जाएगा। ओके, 75% सैचुरेशन होता है नॉर्मल स्टेज पे, जैसे कि आप बैठे हुए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं बैठ के, आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वहाँ पे क्या होगा, 75% सैचुरेशन। अब अगली स्टेज देखते हैं, जब यही सैचुरेशन 50% पे आ जाए, अब ये भी टिश्यू के पास ही होगा, लेकिन कब, जब आप कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे थे,
कोई नॉर्मल एक्सरसाइज कर, ठीक है। अब क्या होगा, 50% सैचुरेशन होगा नॉर्मल एक्सरसाइज में, ओके। अब देखो इसको भी हम सब डिवाइड कर देते हैं, टिश्यू के पास कुछ तो भी ऑक्सीजन जाएगा और ब्लड के पास कुछ तो भी ऑक्सीजन। अब 50% सैचुरेशन मतलब आधा पार्ट ही ब्लड के पास रहेगा, तो 10 ml रहेगा। कंप्लीट 20 था, 20 का 50% निकालूंगा तो 10 ml रहेगा। बचा हुआ 10 ml कहाँ है, तो वो टिश्यू को मिल जाए, ओके। और जो चौथा है दैट इज 25% सैचुरेशन, उसमें क्या होता है, ये भी टिश्यू के पास होगा, लेकिन अब जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो विगरस है, मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो जितना काम करेंगे उतने ज़्यादा ऑक्सीजन लगे। ये 25% को सब डिवाइड करेंगे टिश्यू और ब्लड में, तो 25% मतलब 25% ब्लड के पास है, तो 20 ml का 25% मतलब कितना, तो यहाँ पे 5 ब्लड के पास है और 15 टिश्यू ले जाए, ओके, समझा। तो ये सारी चीज़ है सैचुरेशन से रिलेटेड, ठीक है। ये सारा किसके पास होता है, जो 100% सैचुरेशन है वो लंग्स के पास होगा, बाकी सब सैचुरेशन टिश्यू के पास होगा, ठीक है, क्योंकि टिश्यू को एनर्जी लगेगी वर्क करने के लिए, और एनर्जी कैसे मिलती है, ऑक्सीजन से। व्हाट माई पॉइंट, समझा। चलो अब हम बात करते हैं, आई होप आपको ये ग्राफ समझा होगा और ये भी समझा है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड शिफ्ट, दैट इज बोहर इफेक्ट, ठीक है, ओके। अब देखो राइट हैंड शिफ्ट का मतलब या फिर बोहर इफेक्ट का मतलब क्या है, ये कब होता है, जब डिसोसिएशन मैक्सिमम चाहिए। कब होता है, जब डिसोसिएशन ऑफ O2 and Hb नॉर्मल से ज़्यादा होगा, ओके, ठीक है। तो इससे ना कुछ फैक्टर रिलेट करते हैं या फिर कुछ फैक्टर का इफेक्ट इस चीज़ पे पड़ता है, ओके। अब डिसोसिएशन ज़्यादा कब होगा, जब टिश्यू को ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तभी तो वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ाएगा। टिश्यू के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने का काम किसका है, जो आरबीसी वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को लेकर आ रहा है उसका। तो जब टिश्यू को ज़्यादा लगेगा तो डिसोसिएशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलो अब कुछ फैक्टर है जो कि इफेक्ट करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ओके। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो, बताओ मुझे क्या हो सकता है, तो ये होता है डिक्रीज, ठीक है। पार्शियल प्रेशर मतलब ब्लड में कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब डिसोसिएशन ज़्यादा होगा मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा ब्लड के बाहर आएगा, आरबीसी से बाहर आएगा, तो फिर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ब्लड में कम हो जाएगी, इसका मतलब प्रेशर भी कम हो जाए, ठीक है। अब ऑक्सीजन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है CO2 बढ़ेगा, यही पढ़ा है हमने अब तक। अब जब CO2 बढ़ेगा ऑब्वियस सी बात है H पॉजिटिव भी बढ़ेगा, क्यों, देखो बताओ, देखो यहाँ पे देखो, जब CO2 बढ़ता है ये H2 के साथ कंबाइन करता है, फिर H2CO3 बनाता है, ठीक है, और H2CO3 H पॉजिटिव प्लस SCO3 निगेटिव बनाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस है CO2 बढ़ेगा, H पॉजिटिव आयन भी बढ़ेगा, H पॉजिटिव आयन बढ़ेगा तो pH क्या होगा, कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एसिडिटी बढ़ाता है तो pH कम होगा, ठीक है। और एक चीज़ इस पे इफेक्ट करती है वो है BPG, 2,3-BPG, ठीक है। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, इसका लॉन्ग फॉर्म है बायोफॉस्फेट ग्लिसरेट, बायो फॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हो, बायोफॉस्फो ग्लिसरेट, ठीक है। ये आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बताऊँ तो जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसमें एक बीपीजी फॉर्म होता है, बीपीजी करके एलिमेंट फॉर्म होता है, वो है ये बायोफॉस्फो ग्लिसरेट, ओके। अब ये बायोफॉस्फो ग्लिसरेट डिसोसिएशन में कैसे हेल्प करता है, अगर ये आपको जानना है तो एक बात याद रखो, इट एक्ट एज अ इनिबिटर। इनिबिटर पता है कि सपोज कोई दो चीज़ को मिलना है बट बीच में कोई इनिबिटर आ गया तो वो दोनों चीज़ एक दूसरे को ज्वाइन नहीं कर पाए, जैसे हम एंटीजन एंटीबॉडी में पढ़ते हैं, वही कंसेप्ट है यहाँ पे इनिबिटर का, ओके।
ठीक है, तो हम ये डिटेल में बायो मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। आप बस इतना याद रखो कि 2,3 बीपीजी का भी इफेक्ट पड़ता है डिसोसिएशन में, राइट हैंड शिफ्ट में, और इसी राइट हैंड शिफ्ट को हम बोर्स इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, जिसने बोर्स इफेक्ट ने ये बताया था कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो H पॉजिटिव आयन बढ़ता है और डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन होता है। यही बताया था बोर्स इफेक्ट में, समझा? अगर मैं इसका ग्राफ निकालूँ तो वो कैसे होगा, हमेशा याद रखना राइट हैंड शिफ्ट, इसका नाम ही राइट हैंड शिफ्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि नॉर्मल से थोड़ा राइट को शिफ्ट करता है। ठीक है, नॉर्मल ग्राफ से थोड़े राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता है। सिमिलरली एक लेफ्ट हैंड शिफ्ट ग्राफ भी होता है, लेफ्ट हैंड शिफ्ट भी होता है जो जो इसके उलट प्रोसीजर है, जिसमें एसोसिएशन ऑफ O2 एंड H भी होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे होगा, वो एल्वेओलर साइड में होगा। ठीक है, देखो दोनों सेम चीज़ें है, तो हमें लेफ्ट हैंड शिफ्ट अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको बस इतना याद रखना है कि ये क्या होगा, ये एल्वेओलर साइड पे होगा क्योंकि एसोसिएशन वहीं पे होता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएशन होता है इसका इसका ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होता है। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगा, और क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज हो रहा है तो H पॉजिटिव आयन भी डिक्रीज होगा, H पॉजिटिव आयन डिक्रीज हो रहा है तो pH इंक्रीज होगा। ठीक है, ये एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स होती है, आपको याद रख। और एक चीज़ है जो मैं बताना भूल गया, यहाँ पे हाई टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब हमें हाई टेम्परेचर होता है तो हमारे टिश्यू ज़्यादा वर्क करते हैं, हमारी बॉडी ज़्यादा वर्क करती है, और जब वर्क ज़्यादा करेगी तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए डिसोसिएशन भी ज़्यादा हो। और अगर यहाँ पे बात करूँ तो इस पर लो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ओके, ठीक है, मेरी सारी चीज़ें जो मैंने बताई वो समझ में आया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक आधा एग्जांपल दे दूँ आपको तो हाई एल्टीट्यूड का एग्जांपल ले लो। हम कहते हैं ना बहुत बार कि हाई एल्टीट्यूड पे गए तो एनीमिया जैसा फील होता है, ऑक्सीजन कम होता है, तो एयर का ऑक्सीजन कम आता है, तो इसलिए ज़्यादा डिसोसिएशन होगा बॉडी के अंदर, ताकि जितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है वो टिश्यू को प्रोवाइड हो सके। ठीक है, समझा? अब जैसे इसे बोहर्स इफेक्ट कहते हैं, इसका उलट ये है, उसे हेल्डन इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं नीट के एग्जाम में, ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। ओके, ठीक है, और अगर मैं एक बार और बताऊं तो जो ये है राइट हैंड शिफ्ट, ये फीटल हीमोग्लोबिन में भी दिखाई देता है। ठीक है, फीटस में जब ब्लड फ्लो होता है तो वहाँ पे भी डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखना, कहाँ पे दिखाई देता है, तो फीटल हीमोग्लोबिन पे। यहाँ पे लिख दो, ओके, ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझा? अब देखो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, इससे रिलेटेड एक टर्म रहता है P50 वैल्यू, P50 वैल्यू, क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, पहले तो नाम बता दो, P50 वैल्यू क्या है। P50 वैल्यू, ये जो शिफ्ट्स है, राइट हैंड शिफ्ट, लेफ्ट हैंड शिफ्ट, ये पूरा कंसेप्ट है P50 वैल्यू का। P50 मतलब क्यों, क्योंकि हम इन्हें मेजर करते हैं जहाँ पे पार्शियल प्रेशर 50% होता है या फिर सैचुरेशन 50% होता है, वहीं पे इन चीज़ों को हम मेजर करते हैं, इसलिए इसे P50 वैल्यू कहते हैं। जैसे कि देखो ये है P50। ओके, अब देखो यहाँ पे जो प्रेशर है वो अलग है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो अलग। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब राइट हैंड शिफ्ट लेफ्ट हैंड शिफ्ट होगा तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, तो 50% सैचुरेशन पे डिफरेंस आएगा, इसलिए इसे P50 वैल्यू कहते हैं। ओके, यहाँ पे भी सेम है, अगर मैं यहाँ से कुछ ऐसे निकालूँ तो डिफरेंस ये 50% पे ज़्यादा आता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्रेशर है 40 समथिंग 30 और यहाँ पे ये एकदम से 15 हो गए। ठीक है, तो ये आपको एक कंसेप्ट याद रखने हैं। ठीक है, तो
फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ अलग पढ़ा था, अब ये सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसमें हमने ये कर्व जो है वो पूरे तरीके से समझ लिया है क्या होता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलेशन देखेंगे और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे और कुछ डिसऑर्डर रिलेटेड टू रेस्पिरेशन देखेंगे। डिसऑर्डर में भी ये लेफ्ट हैंड शिफ्ट और राइट हैंड शिफ्ट वर्क करता है, वो भी हमें देखना है। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिए और ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।